नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज हम एक ही आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि द हिंदू में है। ये जो द हिंदू से आर्टिकल लिया गया है, इस आर्टिकल में बात की गई है कि कैसे प्राइवेटाइजेशन जो है हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, जो सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण किया जा रहा है, तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ये आर्टिकल इस बारे में बात करता है, विभिन्न आयामों के बारे में बात करता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, हमारे भूतपूर्व में हमने जब डिसइन्वेस्टमेंट करा तो इसका क्या प्रभाव पड़ा है, उन उदाहरणों के बारे में भी यह आर्टिकल बात करता है। तो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, एक नया पर्सपेक्टिव देता है कि प्राइवेटाइजेशन का अदर साइड भी क्या हो सकता है। अंत में न्यूज इन फ्लैश होता है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले लॉ सीखो के प्रोजेक्ट मैवरिक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये क्लैट के लिए एक ऑलमोस्ट फ्री कोर्स है। 100 रुपए की राशि में आप ये कोर्स ले सकते हैं। तो अगर आप या आपके जानने वालों में से कोई क्लैट का तैयारी कर रहा है तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकता है। चलिए आज के MCQ पर आते हैं। वो यह है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस 2021 की थीम क्या है। आपका ऑप्शन ए है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ऑप्शन बी है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, ऑप्शन सी है लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लेनेट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो यह है कि निजीकरण क्या है, और आपको जो हमारे देश में नीति है निजीकरण की, सरकारी कंपनियों को PSU को निजीकरण करने की जो हमारी नीति है, इसको आप उस पर आपको एक आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा आर्टिकल है इस पर आते हैं। ये आर्टिकल में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। राइटर ने यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन किया है कि अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट जिस रफ्तार पे कर रहे हैं उस रफ्तार पे करते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ये समाचार में किस लिए है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में कई PSU को डिसइन्वेस्ट करने की, प्राइवेटाइज करने की बात की गई है। सो एज पर द राइटर द गवर्नमेंट इंटेंड टू प्राइवेटाइज PSU एंड बैंक विल रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म लॉस। तो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि ये जो नीति है बैंक्स और PSU को प्राइवेटाइज करने की, लंबे अगर समय के हिसाब से हम इसे देखें तो ये एक घाटे का सौदा हो सकता है। तो ये घाटे का सौदा क्यों है, एक अगर हम इसको लॉन्ग टर्म रूप में देखें तो पहली बात तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन इंस्टेड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, की यहाँ पर निजीकरण हो रहा है डिसइन्वेस्टमेंट के बजाय। तो प्राइवेटाइजेशन से होता ये है कि जो PSU का प्रॉफिट है, जो कि इनडायरेक्टली जो देश को मिला करता था गवर्नमेंट के थ्रू, वो अब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो नेशनलाइजेशन था, हमने इंडस्ट्री का करके रखा था, इससे हमें जो पहले फायदा हुआ करता था कि जैसे LIC जैसी हमारे पास में कंपनी थी, LIC जैसी कंपनी अभी भी हमारे पास में, लेकिन इसका डिसइन्वेस्टमेंट होने के बाद में ये देखने को मिलेगा कि जो इसका प्रॉफिट है वो अब प्राइवेट प्लेयर्स में भी बढ़ जाएगा। उसके अलावा BPCL जैसी जो PSUs है, इसका भी एक प्राइवेटाइजेशन होते हुए हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर भी इससे जो बेनिफिट आता था वो भी किसी और को अभी प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा, जो कि पहले सरकार और देश के काम आया करता था। उसके अलावा वैल्यूएबल एसेट एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में बी सोल्ड अंडर वैल्यू। तो इसका उदाहरण देते हुए बताया है कि जो VSNL जो हमारे पास में थी कंपनी, इसका वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था। तो ये देखने को मिला था कि इसका जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये काफी अंडर वैल्यूड हुआ है, मतलब जो इसकी वास्तविक में जो इसकी कीमत है उससे काफी कम अमाउंट यहाँ पर रिसीव हुआ था जब इसे प्राइवेटाइज किया गया था। तो उसके अलावा इम्पैक्ट ऑन सोशल जस्टिस, तो जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, इस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब ये प्रभाव कैसे पड़ेगा, तो इसका उदाहरण दिया गया है कि जो पैसे सरकार को मिलते हैं वो तो सरकार वेलफेयर स्कीम में लगाती थी, ये जो कंटिन्यूअसली मिलते थे। उसके अलावा जो डेवलपिंग बैकवर्ड रीजन्स थे, वहां पर आप PSU सेट करके उस पर्टिकुलर एरिया में आप जॉब्स दे देते थे। अब जॉब्स में भी रिजर्वेशन होता था, तो ये दलित कम्युनिटी या आदिवासी कम्युनिटी के लोगों को भी रिजर्वेशन के कारण जॉब मिलती थी। अब हमारे देश में जहां पर अभी अभी गांवों से लोग शहरों की तरफ मूव हो रहे हैं, और जो हमारी अभी भी
मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है जो रूरल इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, अगर उनमें से किसी को ऐसी सरकारी कंपनी में अगर जॉब मिलती है तो ये उसको, उसके पूरे परिवार और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो रिश्तेदार है, उन पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालती थी। ये देखने को मिलता था कि अगर परिवार में किसी एक पर्सन को नौकरी लग जाती है तो देन वहां पर वो शिक्षा का महत्व क्या है, आगे बढ़ने का महत्व क्या है, ये उन्हें पता चलता था। इससे पूरी फैमिली में और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता था। तो कहीं ना कहीं दलित कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी, इनको अपवर्ड मूवमेंट के लिए कहीं ना कहीं पीएसयू में जो मिलने वाली जॉब थी वो मदद करती थी। तो राइटर ने बताया है कि यहाँ से ही हमें ये देखने को मिलेगा कि सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय है, इस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। उसके अलावा प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपांडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन टू द अंडर बैंक। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिला था, जैसे अभी हाल ही में उदाहरण देखे तो यस बैंक की जो हालत हुई थी उसके बाद में यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक ही है जो आगे आए और उन्होंने यस बैंक की जो जिम्मेदारी ली। उसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरीके से आईडीबीआई जो है उसको एलआईसी ने बचाया गया था, ऐसे कई उदाहरण है हमारे पास में। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है तो यही पीएसयू या पीएसबीज रहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहते हैं, जो एक बुरी स्थिति में अगर कोई एंटिटी हो तो उसकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई प्रपोजल टू अलाउ कॉर्पोरेट टू सेटअप बैंक फर्दर डिटोरेट्स द पोजीशन ऑफ पीएसबीज। अब पीएसबीज की अभी अगर हम बात करें तो एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक ये दो बड़े बैंक है, लेकिन यहाँ पर कई फ्रॉड्स भी हमें देखने को मिले हैं। फ्रॉड्स जो है या लॉस जो है वो इतना नहीं दिखता है क्योंकि इनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करोगे तो हो सकता है इन बैंक्स का जो साइज है वो भी अपने आप में श्रिंक करे। अब श्रिंक करता है तो ये जो लॉसेस थे, जो आपके पास में कैपेसिटी थी लॉस बेयर करने की, ये भी उसमें कमी आ सकती है। तो चलिए कुछ उदाहरण अगर हम देखें कि जब भी गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्ट करने की बात की गई है या उसका स्टेक जो है वो प्राइवेट हाथों में देने की बात की गई है, तो यहाँ पर उन कंपनीज का जो वैल्यू है वो भी अपने आप में घटा है। जैसे कोल इंडिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर 2012 में जो उसकी 4th पोजीशन थी उससे वो 5th पोजीशन पे आ गया। उसके अलावा अगर आप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का देखें तो ये भी 2012-13 के अगर रैंक के बीच में कंपेयर करें तो यहाँ पर 22 से 33 रैंक पर ये आ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन की भी बात करें तो ये 55,190 करोड़ से ये 40,527 करोड़ तक आ गया। तो करीब 26.6% का एक फर्क हमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जैसी कंपनी में देखने को मिलता है। इंजीनियर्स इंडिया जो है इसका भी एक यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि उसके अलावा जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है इसका भी रैंक अगर 2013-12 में कंपेयर करें तो ये 23 पे जो हुई करती थी 2013 में ये 26 पे आ गई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके अलावा अगर लो वैल्यूएशन की बात करें तो जैसे हमने बीएसएनएल की चर्चा करी, उसके अलावा कॉनकॉर की बात करें या बीएमएल या बीपीसीएल की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, तो यहाँ पर इनका जो अंडर वैल्यू है, ये लो वैल्यूएशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा कि जब भी आप प्राइवेटाइज करें तो आपको इन सारे मानकों का ध्यान देना चाहिए। जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन आता है प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड तो हमें यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि हमें दोनों साइड पता होनी चाहिए। हम सरकार का साइड तो हमेशा सुनते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म भी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसे सुधारने में ये काफ़ी मदद करता है। तो चलिए अब आते हैं हमारे न्यूज़ इन फ्लैश के ऊपर। तो फ्रीडम हाउस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर वर्ष फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट पब्लिश करती है। ये यूएस एक थिंक टैंक है, तो यहाँ पर इस वर्ष भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। तो इसमें भारत का जो रैंक है वो 2021 में 67th हो गया है, जो कि 2020 में 71th हुआ करता था। तो अभी हम पार्शियली फ्री कंट्री बन चुके हैं। तो यहाँ पर भारत का रैंक जो है यहाँ पर गिरा है अपने आप में, तो ये इतनी अच्छी खबर हमारे लिए नहीं है। तो रिपोर्ट के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। 1973 से ये कंटिन्यूसली रिपोर्ट पब्लिश हो रही है। उसके अलावा ये कुछ मुख्य मानकों पर ध्यान देती है, जैसे कंडीशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार कितने हैं आपको, सिविल लिबर्टीज कितनी है अराउंड द वर्ल्ड, इन सारी चीज़ों को ये जो ऑर्गेनाइजेशन थिंक टैंक है इन चीज़ों को ध्यान रख के अपनी रिपोर्ट
बनाता है। तो चलिए आज का हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।